अध्याय 19। स्टेला अकादमी का बाहरी हिस्सा एक बड़ी हवेली जैसा दिखता था, लेकिन चारों ओर बिखरे हुए 12 मुख्य टावर और 24 स्टार टावर इसे एक हवेली के बजाय एक महल का रूप देते थे। पहला मुख्य टावर स्कूल के मुख्य भवन के रूप में कार्य करता था, जिसमें स्टेला अकादमी के मैजिक नाइट्स, प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल और निदेशक मंडल का आवास था, जबकि दूसरे मुख्य टावर में संकाय की प्रयोगशाला थी। तथ्य यह है कि वह दूसरे मुख्य टावर पर गया था, जिससे पता चलता है कि वह एक प्रोफेसर से मिलने गया था। क्या सेमेस्टर की शुरुआत से संकाय से पूछने लायक कुछ है? मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है। छात्र हॉन बी योन, कृपया प्रवेश फॉर्म भरें। हॉन बी योन, जो दूसरे मुख्य टावर में प्रवेश करने वाली थी, होश में आई। मैं इसे स्वयं क्यों कर रहा हूँ? हम कैंपस या ट्रेनिंग ग्राउंड में मिल सकते हैं। क्या यहाँ तक आना ऐसा नहीं होगा जैसे मैं, एक राजपरिवार, एक आम आदमी का पीछा कर रहा हूँ? इससे उसके गौरव को ठेस पहुँचेगी। नहीं, मैं वापस जाऊंगा। हॉन बी योन मुख्य टावर के प्रवेश द्वार से बाहर चला गया और आह भरी। वह वास्तव में मुझे कई तरीकों से परेशान करता है, वह सामान्य व्यक्ति। ओह राजकुमारी, क्या चल रहा है? उसी समय जब उसने एक परिचित आवाज सुनी, तो हॉन बी योन तेजी से मुस्कुराए और अपना सिर उठाया। आह, बहुत समय हो गया, श्रीमती हेमिरिल। वाह, यह इतना लंबा नहीं था। वैसे, मैं यहाँ एक प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हेमिरिल एक प्रोफेसर थे जिन्होंने एक बार शाही महल में हॉन बी योन को जादू के बारे में पढ़ाया था। उसका व्यक्तित्व सौम्य था और वह सुंदर जादू का उपयोग करना जानती थी, इसलिए वह हॉन बी योन के लिए एक आदर्श से कहीं अधिक थी। वह कुछ मायनों में जीवन की सच्ची शिक्षिका थी। हॉन बी योन दुखी थी जब उसने कहा कि वह महल छोड़ रही है, लेकिन उसे फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा, और वह भी स्टेला में। आपको दूसरे मुख्य टावर तक क्या लाया? मैं बस वापस जा रहा था। सचमुच? खैर, दूसरे मुख्य टावर के सभी प्रोफेसर इस समय पागल हो रहे हैं। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बेक्यू सियोल नाम के उस छात्र की वजह से। जादूगर उससे मिलने आए, इसलिए यह बहुत अस्त व्यस्त है। ये फिर से बाहर आया। उस नाम? हॉन बी योन ने दिलचस्पी न होने का नाटक करते हुए लापरवाही से पूछा। आम आदमी का मामला क्या है? मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या आपने कभी बेक के साथ लड़ाई की है? ये सही है। छात्र ने किसी जादुई कौशल का उपयोग नहीं किया। हाँ, किसी तरह उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। दूसरा पक्ष उससे लड़ते समय भी ईमानदार नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसे हरा नहीं सकी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपने पसंदीदा शिक्षक के सामने बहुत शर्मिंदा हुई हो। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ते समय वह गंभीर था। क्या? लेकिन उसने जादुई कौशल का भी उपयोग नहीं किया। यह उनके विश्वास के कारण है। एक विश्वास? यह क्या है? आज प्रशिक्षण देखने के बाद प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से एक संदेश छोड़ा। हॉन बी योन ने निगल लिया। महान धनुर्धर एल्कमेनट्विन प्रशिक्षण देख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा शब्द छोड़ा। शायद छात्र का लक्ष्य नाइटहुड को पुनर्जीवित करना है, जो पुराने दिनों में गायब हो गया था। के नाइटहुड? नाइटहुड एक ऐसा शब्द जो पुराने समय में लुप्त हो गया था, लेकिन आधुनिक लोग इसे अभी भी याद रखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि परियों की कहानियों में अधिकांश नायक जो बाधाओं के सामने खड़े हुए और दुनिया की रक्षा के लिए बुराई से लड़े, उनके पास तलवारें थीं। इस दुनिया में भी जहां सब कुछ जादू के इर्द गिर्द घूमता था, एक शूरवीर बनने का सपना जो तलवार चला सकता था, अभी भी उनके दिलों में जीवित था। लेकिन अंत में ये सब एक सपना था। हर कोई उसके आकर्षण का शिकार हो गया, लेकिन वास्तव में तलवार किसी काम की नहीं थी। इस दिन और युग में, जहां जादूगर गड़गड़ाहट का आदेश दे सकते थे, पृथ्वी को विभाजित करने और आकाश में उड़ने की शक्ति बुला सकते थे, वे ब्लेड को तेज करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में, नाइटहुड को इन दिनों एक मजाक माना जाता था। यह कोई मजाक नहीं है, हॉन बी योन कहना चाहता था, लेकिन उस सामान्य व्यक्ति ने वास्तव में मेरे खिलाफ जादुई कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। उसने पॉइंट स्टिक को तलवार की तरह माना और उसे केवल फ्लैश जादू कौशल से हरा दिया। वह भी बहुत बढ़िया था।
दूसरे शब्दों में, बेक्यू सियोल ने उसके साथ कोई मजाक नहीं किया और अपने विश्वास को बरकरार रखते हुए सच्चे दिल से स्थिति का सामना किया। इसके अलावा कुछ समय पहले एक विशेष व्याख्यान देने के बदले में उन्होंने अकादमी की छड़ी को जादुई तलवार में बदलने का अनुरोध किया था। क्या वह मुझसे सिर्फ मनोरंजन के लिए उस कीमती उच्च मध्यवर्ती ग्रेड की छड़ी को फिर से तैयार करने के लिए कहेगा? वह अन्य सभी जादुई कौशल छोड़ने की कीमत पर भी तलवार चलाना चाहता था। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था और मैं क्रोधित हो गया और उससे कहा कि वह मेरे साथ मजाक न करे। क्या वह पागल है? छोटी आंखें। हाँ, यदि कोई आपसे कहे कि वे नाइटहुड का सपना देखते हैं तो लोग हंसेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे। इस दिन और युग में नाइटहुड क्या था? हालांकि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के कारण उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्टेला अकादमी में प्रवेश के लिए काफी मेहनत की और कक्षा इसमें भी प्रवेश किया। उनके पास उसके खिलाफ लड़ने की ताकत थी जो 5वें स्थान पर थी। बेक्यू सियोल मजाक नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि वही ईमानदारी से नाइटहुड का पीछा कर रहा था। लेकिन जादू के स्कूल में जादुई कौशल का उपयोग न करने पर भारी दंड दिया जाएगा। प्रशिक्षण समय के दौरान उसे अनिवार्य रूप से पेनल्टी अंक प्राप्त होंगे और वह छात्र यह जानता था और उसने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। क्या ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है? चूंकि वह उस रास्ते पर चल रहा है जिस पर चलने से दूसरे लोग बहुत डरते हैं। जैसे ही हॉन बी योन की अभिव्यक्ति जटिल हो गई, प्रोफेसर हेमेरिल ने जारी रखा। छात्र बेक्यू सियोल ने पहले ही निषिद्ध कौशल फ्लैश को नियंत्रित करने की महान उपलब्धि हासिल कर ली है। यदि वह इस प्रकार किसी जादूगर के मार्ग पर चले तो भी उसका नाम निस्संदेह प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर भी उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए हमारे पास उनके विश्वास पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हॉन बी योन चुप रहे और हेमेरिल ने इतनी देर लगाने के लिए माफी मांगी। उसने विदा ली और चली गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, मानो कील ठोंक दी गई हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओह! बेक्यू सियोल एक औषधीय जड़ी बूटी की जड़ जैसी दिखने वाली चीज को चबाते हुए दूसरे मुख्य टॉवर के मुख्य द्वार से बाहर चला गया। उसकी चाल हल्की थी जो किसी शूरवीर जैसी नहीं थी। वास्तव में नाइटहुड क्या है? हॉन बी योन ने अपने पिछले विचारों को झटकने के लिए अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह सिर्फ एक बदकिस्मत आम आदमी था। मैं आपकी वजह से यहाँ नहीं हूँ। किसने कहा कि ये लो? ओह अर्जेंटो, अरे क्या मुझे बक्सा मिल सकता है? अगर मैंने इसे बेच दिया तो यह महंगा होगा। बेक्यू सियोल ने जो कुछ भी कहा, हॉन बी योन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह अब यहाँ रुकी तो वह उस अजीब आम आदमी की आभा से गुमराह हो जाएगी। प्रशिक्षण के बाद मैंने दूसरे मुख्य टॉवर में प्रशिक्षक ली हनवोल के साथ एक निजी बैठक की। वादा किया हुआ उत्पाद सौंपते समय मैंने उनसे ये प्रश्न सुना, आप अन्य जादुई कौशलों का उपयोग क्यों नहीं करते? उस प्रश्न के लिए मैंने सोचा कि समय आ गया है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि बेक्यू सियोल ने खेल में अन्य जादुई कौशल का उपयोग क्यों नहीं किया। चरित्र फ्लैशिंग बेक्यू सियोल की कोई पृष्ठभूमि कहानी नहीं थी और इसे स्टेला अकादमी में एक अतिरिक्त के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मेरा प्रत्येक कार्य किसी का ध्यान आकर्षित करेगा और मैं व्यक्तिगत बहाने नहीं बना सकता। इसलिए ली हनवोल के प्रश्न का उत्तर बिना किसी बहाने के था, मैं जादू का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। मुझे सच्चाई से जवाब देना था। क्या कोई छात्र जादू का उपयोग करने में सक्षम हुए बिना जादू अकादमी में प्रवेश कर रहा है? वह समझ में आया था। एक जादूगर जो जादू का उपयोग नहीं कर सकता का कलंक मेरे अकादमी जीवन, करियर और समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा? अगर मैं बेहद बदकिस्मत होता तो मुझे अकादमी से निकाल दिया जा सकता था। मुझे दूसरा मौका नहीं मिल सका क्योंकि यह कोई खेल नहीं था। हालांकि जब मैं थोड़ी देर के लिए असमंजस में दिख रहा था, ली हनवोल ने मुझे कोई मौका दिए बिना उत्तर दिया। कोई चिंता नहीं, हम आपकी आस्था का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपने आगे एक कठिन रास्ते पर चलने का फैसला किया है।
हाँ, ये सराहनीय है, लेकिन चिंताजनक भी है। हाँ, इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, हनवोल ने कहा कि वह सब कुछ समझ गया है। फिर अगले ही पल मैं कमरे से बाहर था और केवल उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। भविष्य में कड़ी मेहनत करते रहो। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम था। किसी भी मामले में जादू का उपयोग करने में मेरी असमर्थता निष्कासन जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है, लेकिन चूंकि जादूगली हनवोल ने इसे वैसे भी स्वीकार कर लिया है, इसलिए फिलहाल कोई समस्या नहीं होगी। बाद में बाहर जाते समय मेरी मुलाकात होन बियोन से हुई और उसने वह वस्तु मुझे दे दी जिसकी मैं लालसा कर रहा था। मैजिक स्वॉर्ड अर्जेंटो, इसे देखो। ये दिखावटी तो नहीं था, लेकिन इसकी सादगी में कुछ खास बात थी। एक प्राचीन अपने सामान्य स्वरूप के पीछे बहुत गहराई में दबा हुआ है। ये खेल में अर्जेंटो का वर्णन था। ये वास्तव में काफी प्यारा था। 20 सेंटीमीटर लंबी चांदी की छड़ की नोक पर एक पारदर्शी मोती जैसा क्रिस्टल चमकीले रंगों में चमक रहा था। कहा जाता है कि इस्तेमाल की गई विशेषताओं के आधार पर रंग बदलता है। मेरे मामले में मेरे पास कोई विशेषता नहीं थी, इसलिए अगर मैंने इसे धारण किया तो भी इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, इसने एक अमूर्त तलवार का आकार ले लिया। ऐसा कुछ खोजना कठिन है। मुझे खुशी हुई कि मैंने राजकुमारी की मदद की। यहाँ तक कि अगर मैंने अब तक जमा किए गए सारे पैसे भी खर्च कर दिए, तो भी मैं इस स्तर की जादुई तलवार कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। अब जब यह मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि मैं अगले एपिसोड के लिए आराम कर सकता हूँ। अगर एडना इसे पकड़ ले तो ये बहुत रंगीन होगा। नायक एडना एक बहुत ही खास अस्तित्व था। भले ही वह एक इंसान थी, फिर भी वह कल्पित बोनो और स्वर्गदूतों का जादू चला सकती थी। हेवॉन रयांग और मयूसोंग से अलग कई विशेषताओं का धारक, जो भविष्य में सभी 5 विशेषताओं में हेरफेर करेगा। इस छड़ी की एक विशेषता यह थी कि यह लगातार उपयोगकर्ता के मन को खत्म कर देती थी। परिणामस्वरूप, जब तक आप काफी कुशल जादूगर न हो, इसका उपयोग करना असंभव था। दूसरी ओर, एडना के पास फॉर्चून ब्रीथ और प्रकृति से प्रार्थना करके मन को बहाल करने की क्षमता थी। परिणामस्वरूप, वह इस छड़ी का उपयोग एक विशेष चाल करने के लिए कर सकती थी। लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास वैसे भी कोई मन नहीं था। मन संचय मंदता के कारण मन लगातार मेरे शरीर में अवशोषित हो रहा था, लेकिन मैं उसके निकलने से पहले एक कण भी जमा नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, मेरी सांस में निहित मन की एकाग्रता जल्द ही अर्जेंटीना के लिए आउटपुट बन जाएगी। मन संचय मंदता 0.2, शक्ति 0.5% बढ़ी, चपलता 0.8% बढ़ी, 15% सेंस एनहांसमेंट। छठी इंद्रिय उपयोगकर्ता की मानसिक शक्ति का उपभोग करके सक्रिय होती है। 18 मीटर के दायरे में प्रभावी। एक बार जब मन के उतार चढ़ाव का हल्का सा पता चल जाता है, तो संज्ञानात्मक त्वरण सक्रिय हो जाएगा। जब यह आंकलन किया जाता है कि उपयोगकर्ता किसी संकट का सामना कर रहा है, तो यह स्वचालित रूप से चालू हो जाता है। रक्त-मन परिसंचरण दर 1%। जब मैंने मन संचय मंदता कौशल विवरण की जांच की, तो परिसंचरण आउटपुट 1% था। जब मैं पहली बार लेवल 2 पर पहुंचा, तो ऐसा कोई वाक्यांश नहीं था, लेकिन जब मैंने सांस लेने का व्यायाम सीखा तो इसे बनाया गया। ये केवल 1% है। इसके बाद मैंने क्षमताओं की जांच की। बेक्यूसियोल क्षमताएं, शारीरिक शक्ति 1 सितारा 77%, सेंस 2 स्टार 29%, चपलता 1 सितारा 87%, स्वास्थ्य 1 स्टार 55%, धीरज 0 सितारा 97%, मानसिक शक्ति 1 सितारा 43%, मन 0, शेष EXP 0, कौशल फ्लैश 0.1, विशेषता मन संचय मंदता 0.2। EXP हासिल करने का कोई अवसर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मन संचय मंदता का स्तर बढ़ता गया, कुछ आंकड़े भी इसके साथ बढ़ते गए। विशेष रूप से हर बार जब मैंने EXP प्राप्त किया, मैंने अपनी इंद्रियों में निवेश किया, और यह उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया।
सरल व्यायामों से शारीरिक शक्ति के आंकड़ों को प्रशिक्षित करना कठिन है। मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलने वाला था? पिछले दिन मिली जड़ का सेवन करने के बाद मेरे स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन परिवर्तन नगण्य था। ठीक है, मेरे पास वैसे भी एक हथियार है, इसलिए मुझे कालकोठरी दौरे पर जाना चाहिए, मैंने निष्कर्ष निकाला। मेरा मेना आउटपुट अभी भी कम था, इसलिए अर्जेंटो की शक्ति उतनी मजबूत नहीं हो सकती थी, लेकिन इसका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि भविष्य में मेरी ताकत बढ़ने पर भी यह मेरा साथ दे सकता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सेंटिएंस पेक में उल्लिखित निम्न श्रेणी के कालकोठरी को साफ करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उससे पहले क्या मुझे तलवार चलाने का अभ्यास करना चाहिए? एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में रहते हुए मैंने कभी तलवारबाजी कक्षा में भाग नहीं लिया था, इसलिए मुझे वास्तविक तलवारों का बहुत कम अनुभव था। चून की तलवारबाजी से संबंधित कोई अलग कौशल नहीं था, इसलिए खुद को प्रशिक्षित करने का एकमात्र तरीका इसे बहुत घुमाना था। क्लास एस प्रशिक्षण सुविधा। खिलाड़ियों के संवेदी आंकड़ों को बेहतर बनाने के लिए यहाँ एक प्रशिक्षण क्षेत्र था, और यह एक पिचिंग मशीन के समान था जो बेसबॉल को गोली मारता था। यहाँ पात्रों ने विभिन्न कोणों और गति से चलाई गई जादुई गोलियों से बचने और उन्हें रोकने का अभ्यास किया, जिससे उनकी समझ में वृद्धि हुई। यदि मशीन को उच्च इंद्रिय स्थिति वाले किसी जादूगर द्वारा संचालित किया जाता तो वृद्धि तेजी से होती। हालांकि अधिकांश लोगों ने एक बटन दबाकर स्वचालित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी। चून की दक्षता कम थी, इसलिए पात्रों को खाना खाते या सोते समय खुद को प्रशिक्षित करना पड़ता था। वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ होना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने बटन दबाया, मेरे सामने स्क्रीन पर एक रोशनी दिखाई दी। मैजिक पिचिंग मशीन चरण 1 प्रारंभ। हमले का तुरंत जवाब दें और जादुई ढाल खोलें। शू। जैसे ही एक लाल गोला मेरी बाईं जांघ की ओर उड़ा, मैंने तुरंत अर्जेंटो को बाहर निकाला। 20 सेंटीमीटर लंबी चांदी की छड़ के शीर्ष से प्रकाश की एक शुद्ध सफेद चमक लगभग 1 मीटर ऊंची उठी। एक दृश्य जिसने मुझे एक विज्ञान फिल्म की लाइटसेबर की याद दिला दी। तान। जब गोले पर प्रकाश क्षेत्र या मन क्षेत्र का प्रहार किया गया तो अर्जेंटो हिल गया। यदि मेरी सांस लेने की गति गड़बड़ा जाती तो जादुई तलवार की शक्ति भी अस्त व्यस्त हो जाती। ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। शू। टकराना, शू। टकराना। उड़ने वाले जादुई गोले के प्रक्षेप पथ निश्चित नहीं थे। फर्श और छत को छोड़कर सभी 4 दिशाएं इसके संभावित मार्ग थे। अर्जेंटो को जीतना आसान नहीं था। चरण 1 साफ। सभी 20 हिट। वाह, क्या मुझे बेसबॉल खिलाड़ी बनने के लिए साइन अप करना चाहिए? पहला प्रशिक्षण एक क्षण में समाप्त हो गया। मुझे नहीं पता था कि तलवार का उपयोग कैसे करना है, लेकिन यह मेरा एक्यूमुलेशन रिटार्डेशन द्वारा प्रदान की गई राक्षस जैसी प्रतिक्रिया गति के कारण हो सकता है। कुछ हद तक आने वाले हमले के जवाब में तलवार घुमाना संभव था। जब मैंने सही स्कोरबोर्ड देखा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। ये संभव है, कृपया इसे स्तर 5 तक बढ़ाएं। चरण 5 प्रारंभ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। ओह, कृपया। केक, अर्घ और हर दिशा में नाचते अनगिनत जादुई गोले के बीच मैं पागल की तरह चकमा देता रहा। हे, अर्जेंटो के प्रकाश क्षेत्र के आकार को बनाए रखना भी असंभव था। जब तक मैं उसे एक बार घुमाऊंगा, 5 जादुई गोले मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। जबकि दूसरी बार जब मैंने इसे घुमाया तो मुझ पर 15 जादुई गोले आ गिरे। वह क्या बकवास था, मैं उन्हें कैसे रोकूं? यह पागलपन है कि आराम करने के लिए फर्श पर लेटने के बाद मैं मशीन पर वापस गया और 5वें चरण का स्टार्ट बटन दबाया। पिताजी, पिताजी, पिताजी। उस दिन मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। कहानी खत्म। अलविदा।